Yes, All ma'am, right. audible. Responding. Thank you for responding. This is Simar Yes, Kevanda, ma'am. your facilitator for English demo today. Thank you for responding. Sorry. Yes, दीपाली, आपने कुछ बोला? No, ma'am. ओके. हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज इंग्लिश के डेमो के लिए. मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो जीपीएससी 1-2 और साथ में ही सीसीई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या डीवाईएसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ये लेक्चर सीरीज इस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है, इस तरीके से प्लान की गई है कि आपके एक ही जगह पर जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव के सिलेबस हैं वो सारे एक ही जगह पे. सॉरी. मैम किसी का माइक ओपन है, सोई करके नेम है. राइट. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक्स एंड इनफैक्ट कैमरास भी आप बंद रखेंगे तो आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे मेरा जो बोल रही हूँ उसके ऊपर. ओके. 1-2 के साथ सीसीई एंड डीवाईएसओ भी बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. आप जानते होंगे, आप लोगों ने मेंस का सिलेबस देखा होगा. 1-2 डीवाईएसओ सीसीई ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, इसमें खास चेंजेस नहीं है. एंड सिर्फ यहाँ पर फर्क कहाँ आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, सवाल किस तरीके का पूछा जाएगा वो अलग होगा. फॉर्मेट सबके अंदर सेम होगा. इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही कोर्स के थ्रू हम तीनों चीजों को कैटर कर सकें एंड इनफैक्ट आपको इस तरीके से पढ़ा सकें कि फ्यूचर में आपको कभी गॉड फॉरबिड्स अगर दोबारा प्रिपेयर करना पड़ता है तो आप दोबारा से आपको कोई कोर्स ज्वाइन ना करना पड़े, आप उसी को रिवीजन करके अपने स्किल्स के साथ यूज कर सके, अप्लाई कर सकें आपका जो मेंस का एग्जाम हो उसके अंदर. राइट. आज मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक लेने लगी हूँ आपके साथ और इससे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए सिर्फ डेमो ही इम्पोर्टेंट हो, कोर्स इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जितना भी आप यहाँ से पढ़कर जाएं उसे कहीं ना कहीं अपने पास नोट्स में पॉइंट लिखें ताकि आप इसको बाद में जब भी रिवाइज करें तो आपके ये काम आ सके. राइट. इसके दौरान ये जो आपका लेक्चर रहेगा इसके दौरान काफी जगहों पर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी. मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उन सवाल के आंसर्स देने की ट्राई करें, क्योंकि मेरे लेक्चर्स के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई जज कर रहा है. ये सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है ताकि आप इसके अंदर अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कर सकें. आप लोग बहुत सारा जीएस पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं, करंट पढ़ते हैं, बहुत सारा रिसर्च करते हैं, तो आपके पास कंटेंट बहुत सादा होता है. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक सवाल के मुताबिक कितना कंटेंट को लिमिट करना है या किस टाइप का कंटेंट हमें यूज करना है. इन सारी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर काम करने वाले हैं. तो एक, आप सब लोग, आपके पास पेन और पेपर अगर नहीं है तो प्लीज 1 मिनट लेकर अपने पास पेन और पेपर रेडी रखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर बार स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाती हैं लेकिन डिस्कशन के दौरान आती हैं. तो मैं चाहूंगी वो चीजें आप नोट करें आपके फर्दर प्रैक्टिस के लिए. उसके अलावा प्लीज अपने माइक्स और कैमरास ऑफ रखिएगा ताकि आप फोकस कर सके सिर्फ मेरी आवाज पर. आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डेमो लेक्चर में लेने वाली हूँ ये है फॉर्मल स्पीच. क्या आपसे कोई मुझे बता सकता है कि फॉर्मल स्पीच आखिर होती क्या है?
व्हाट इज अ फॉर्मल स्पीच अकॉर्डिंग टू यू? मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ? जब हम एक राइटिंग स्किल, एक फॉर्मेट सीखते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समझें वो स्पेसिफिक फॉर्मेट आखिर यूज होता क्यों है। अगर आप ये समझोगे तो फर्स्ट स्टेप कंटेंट सही चूज करने का वो पूरा हो जाता है, राइट? वो डिसाइड करेगा आपका राइटिंग फॉर्मेट का जो नॉलेज है, वो आपको बताएगा कि आपकी ऑडियंस कौन है, यानी कि आप वो किस पर्पस के लिए, किसके लिए लिख रहे हैं। उससे आपको कंटेंट चूज करने में बहुत हेल्प मिलेगा। फॉर्मल स्पीच क्या है? कोई आप में से शेयर करना चाहेगा? व्हाट इज अ फॉर्मल स्पीच? एनीबॉडी? You can unmute and share, or you can simply use the chat box. Okay. Jaydeep says speech delivered by public figure for particular audience. All right. Then formal speech or behavior is very correct and serious rather than relaxed and friendly, and is used especially in official function situations. Okay. Official speech. Right. But what is speech? Speech होती क्या है? वो हम गुजराती में बोलते हैं ना, भाषण। हिंदी गुजराती में यूज करते हैं भाषण वर्ड। बिल्कुल भाषण होता है, लेकिन ये भाषण यूज, इसका पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस? एनीबॉडी? राइट, बट आप और क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू विद द स्पीच? जब हम स्पीच की बात करते हैं, राइट, टू कन्वे अ सर्टेन मैसेज, स्पीच हम यूज करते हैं अपने आइडियाज प्रेजेंट करने के लिए। किसके आगे? अपनी ऑडियंस के आगे। और ये ऑडियंस इज मेड अप ऑफ लिसनर्स। हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो राइटिंग के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन जब हम स्पीच की बात करते हैं, ये स्पीच क्या है? ये इसका एक ड्राफ्ट बना जाता है। क्यों ड्राफ्ट बनता है? क्योंकि ये पढ़कर बोली जाती है एक पब्लिक के अंदर। आपके सिलेबस में जो फॉर्मल स्पीच का पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या कहता है? फॉर्मल स्पीच कहता है, अ स्पीच इन अ फॉर्मल स्टाइल दैट इज टू बी read out in a formal function. This could be an inauguration speech, an educational seminar, conference, a formal ceremony of importance, and सबसे important चीज आपका सिलेबस कहता है etc. राइट? यानी कि ये वाले टॉपिक्स प्लस इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर किए जा सकते हैं स्पीच के अंदर। ज्यादातर कॉन्वोकेशन, इनॉग्रेशन, फेयरवेल, कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार हो रहा है, कोई डे सेलिब्रेट हो रहा है, इस तरीके की स्पीच पूछी जाती है। लास्ट 1-2 के पेपर में भी इस तरीके से सवाल आया था, जहां इनॉग्रेशन हो रहा है एक नए हॉस्पिटल का, आपको कहा गया स्पीच देने को, आपको कहा जाता है रिपोर्ट बनाने को। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, लेकिन आपका सिलेबस हमेशा कहता है एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब है कि इसके अलावा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट? 150 वर्ड्स का आपके सिलेबस में कहा जाता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट बहुत मैटर करता है। अगर आप मेरे साथ लास्ट वेबिनार में जुड़े थे तो आपको ये पता होगा कि वर्ड काउंट बहुत मैटर करता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनर, राइट? ओके। जीपीएससी 1-2 के अंदर 150 वर्ड्स का वर्ड काउंट रहता है। डीवाईएसओ में भी 150 वर्ड्स है, सीसीई में भी 150 वर्ड्स है, लेकिन मार्क्स तीनों में अलग अलग हैं। 1-2 के अंदर 15 मार्क्स का होता है, डीवाईएसओ में 10 मार्क्स है, सीसीई में 5 मार्क्स की फॉर्मल स्पीच का सवाल आएगा। अब समझते हैं फॉर्मल स्पीच होती क्या है। Writing for public speaking isn't so different from other types of writing. You want to engage your audience's attention, convey your ideas in a logical manner, and use reliable evidence to support your point. But the conditions for public speaking favor some writing qualities over others. When you write a speech, your audience is made up of listeners. सबसे important चीज क्या है स्पीच के अंदर? हम स्पीच का इस्तेमाल करते हैं अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करने के लिए। किसको? जो आपकी ऑडियंस है उसको।
यानी कि आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करना चाहते हैं और अपने पॉइंट से कन्विंस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर्स डे सेलिब्रेशन की अगर हम बात करें, टीचर्स डे सेलिब्रेशन एक प्राइमरी स्कूल में हो रहा है, एक किसी कॉलेज के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहां पर आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और आपसे कहा गया है स्पीच दें। तीनों जगह पर, तीनों सिनेरियोस के अंदर आप अगर खुद ही स्पीच दे रहे हैं तो तीनों जगह पर आपको कंटेंट अलग चूज करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? आपकी ऑडियंस अलग है। प्राइमरी स्कूल में आपके प्राइमरी टीचर्स और प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए अगर आप बात करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या होता है, किस तरीके से डिजाइन की गई है, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप उस टाइप की स्पीच जो है वो प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, स्टाफ के साथ नहीं शेयर कर सकते। इसीलिए तीनों जगह आपका कंटेंट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी ऑडियंस, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अटेंडीज हैं, वो डिफरेंट है। आपका रोल वहां पर क्या होगा? आप अपने आइडियाज प्रेजेंट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आप उस स्पेसिफिक डे और जिस जगह पे सेलिब्रेशन हो रहा है उसको, उसके बारे में क्या सोचते हो, आपके क्या व्यूज हैं। राइट, दिस इज अ स्पीच। अपने व्यूज प्रेजेंट करना एक स्पेसिफिक ओकेजन, एक स्पेसिफिक सेलिब्रेशन के ऊपर, एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर अपनी ऑडियंस से शेयर करना इस तरीके से कि वो कन्विंस हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि ये फॉर्मल स्पीच ओरली डिलीवर की जाती है, इसका लैंग्वेज जो है वो जितना सिंपल रखेंगे, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो ऐसा रखेंगे, उतना ज्यादा अच्छे से आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी। राइट नाउ, किस टाइप की स्पीच आपके सिलेबस में है, किस टाइप के आने के चांसेस होते हैं? टाइप्स ऑफ स्पीच दैट कैन बी आस्क्ड, कॉन्वोकेशन। ये कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए कि किस टाइप के अगर सवाल आता है तो आपको पता हो कि ये आखिर पूछा क्या गया है। कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कॉन्वोकेशन क्या है, इनॉग्रेशन क्या है, एंड सम पीपल डोंट नो व्हाट इज अ वैलिडिक्टोरी स्पीच। प्लीज, somebody's mic is on, if you could please turn off your mic. थैंक यू। जब हमसे सवाल पूछा जाता है, कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं वो आपको पता होने चाहिए ताकि अगर किसी टाइप की स्पीच आए तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर सकें। आपका सिलेबस के अंदर जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो है कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन यानी कि जिस दिन डिग्रीज आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसे हम कॉन्वोकेशन बोलते हैं, उस इवेंट को। इनॉग्रेशन कहीं का उद्घाटन है। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई सेमिनार हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन पे हो रहा है, उसके ऊपर आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या आप किसी डिपार्टमेंट से प्रेजेंट करते हैं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यूएन से हैं, और आपसे कहा गया है अपने व्यूज प्रेजेंट करने के लिए, ये बोला जाता है। उसके अलावा कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, विमेंस डे है, इस तरीके के, या फिर कोई ओकेजन ऑफ इम्पोर्टेंस है। किस टाइप का? कोई स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, पासिंग आउट परेड होती है पुलिस में, इंटर यूनिवर्सिटी स्विमिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, एथलेटिक्स मीट हो रहा है, इस टाइप के सवाल पूछने का चांसेस ज्यादा रहता है। आज हम एक स्पेसिफिक उसके ऊपर बात करेंगे, स्पीच के सैंपल के ऊपर। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं जितने टाइप की स्पीच है, फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, या कॉन्वोकेशन हो रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है, कोई सेमिनार है, तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं मल्टीपल जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करती हूँ। उसका रीजन क्या है? किसी टाइप की भी स्पीच आपसे पूछी जाए तो आपका ब्रेन इतना एक्सरसाइज कर चुका होना चाहिए कि आप उसे आंसर कर सकें। क्यों? आप एक रेस में हैं और अगर आप आंसर छोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा? आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट, वो स्कोप नहीं है कि आप मार्क्स छोड़, उसके अंदर सवाल छोड़ दें, क्योंकि रेस के अंदर आगे जाने के लिए आपको मार्क्स ज्यादा चाहिए। तो उस केस में अगर मान लीजिए टाइम कम है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कंटेंट क्या चूज करें, तो जब आपके पास इतना ब्रेन ने एक्सरसाइज कर लिया होगा, अलग अलग टाइप्स की स्पीच पढ़ी होंगी, यूज की होगी, उस पर ब्रेनस्टॉर्म किया होगा, तो उससे क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे आपके पास टाइम लिमिटेड हो। राइट,
तो मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करती हूँ कि जितने भी टाइप की पॉसिबल स्पीच है उसे कवर कर सकें। अब ये क्या है, ये एक ग्रेजुअल टाइम के साथ धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी तक ये करवाती थी कि कॉन्वोकेशन है, इनॉग्रेशन है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस है, स्पेशल डे है, इवेंट हो रहा है कोई इंपॉर्टेंट का। लेकिन अभी रिसेंटली आप जानते हैं राजकोट के अंदर बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत सारी लाइव्स खो दी गई हैं, राइट? तो नाउ मैं ये भी सोचती हूँ कि अब हो सकता है इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जाए स्पीच के अंदर, कि आपसे कहा जाए आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, अपने आप राजकोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों में बहुत पैनिक है। नाउ योर ड्यूटी एज द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, आपकी क्या ड्यूटी है कि आपको लोगों को इंश्योर करना है कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होगा और लोगों को काम करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की स्पीच भी पूछी जा सकती है। इन जो टॉपिक्स जो होता है ना, एक फैशन चलता है, एक ट्रेंड चलता है कि इन्हीं टाइप के सवाल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, उसके अलावा भी जो एटसेट्रा वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा है, राइट? तो अगर हम जीपीएससी दे रहे हैं तो गुजरात में ऐसे जो कोई मेजर इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो हमारे पास इतना इक्विप्ड होने चाहिए कि हमारे पास सारे चीजों का लिखने का कंटेंट रहे, राइट? सो ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आपको कहा जाएगा कि आपको लोगों को काम डाउन करना है और साथ में इंश्योर करना है कि फर्दर इस तरीके के इंसिडेंट्स रिपीट नहीं होंगे, इस टाइप के सवाल भी स्पीच में आपको कहा जा सकता है बोलने के लिए, राइट? नाउ एक स्पीच का सैंपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम किस तरीके से स्पीच को हैंडल करते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, राइट? पहली स्पीच है कॉन्वोकेशन स्पीच। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये दोनों 1-2 के मेंस और सीसीई डीवाईएसओ में भी आ सकता है, राइट? लेकिन फर्क क्या होगा? लैंग्वेज का स्टाइल, उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश डिफिकल्ट लगती है, बिगिनर्स लेवल का सैंपल भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जिन लोगों को लगता है हम एवरेज हैं लेकिन हमें एडवांस मार्क्स चाहिए, यानी कि 100 से ऊपर चाहिए, 100 टच करना है, तो उनके लिए ऐसा भी है कि जिसमें वोकैब्युलरी अलग टाइप की दी है और आप और बेटर उसके अंदर लिख सकते हैं, राइट? सो प्लीज मेरे साथ ध्यान से पेशेंटली सुनिएगा। कोई सवाल हो आप चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन इस फ्लो के साथ ध्यान से समझिएगा। कॉन्वोकेशन स्पीच पे हम बात करने वाले हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर एक सवाल लगा रही हूँ, आपका काम क्या है इस सवाल को पढ़ना और इसकी डिमांड समझिए कि इसमें आपसे करने को क्या मांगा गया है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और आपका टास्क क्या है। अगर आप मेरे साथ वेबिनार में जुड़े थे तो मैंने आपको बताया था हर सवाल, कोई भी पेपर हो, जीएस का हो, लैंग्वेजेस का हो, एसए का हो, हर एक के अंदर क्या होता है, सवाल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक, आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, और दूसरा, आपका टास्क क्या है, राइट? तो इस सवाल के अंदर आपसे पूछा गया है, ICFI University has organized an event on the occasion of the fourth convocation. Draft a speech to be delivered by the governor of Mizoram in 150 words. Now, जब सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर, इसके अंदर कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको कनेक्ट करके आपको अंदाजा लगाना है कि आखिर आप अपनी स्पीच में ऐसा क्या लिखोगे कि वो बहुत अलग लगेगी बाकियों से और उसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं मैं आपको कीवर्ड्स बताती हूँ। पहला कीवर्ड है इसके अंदर ICFAI यूनिवर्सिटी, राइट? ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहली चीज क्या है, ICFI यूनिवर्सिटी। मान लो हमें इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये यूनिवर्सिटी क्या है, राइट? उसको उस केस में सवाल तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें एक ओकेजन हुआ है, कौन सा है ओकेजन? फोर्थ कॉन्वोकेशन है, ये हमारा सेकंड कीवर्ड है। उसके अलावा डिलीवर्ड बाय, किसके थ्रू करा रहे हैं? गवर्नर, यानी कि गवर्नमेंट है कोई ऑफिशियल। उसके बाद मिजोरम, ये चार वर्ड जो हैं ये आपके कीवर्ड्स हैं। ICFAI यूनिवर्सिटी, यानी कि इवेंट कहाँ हो रहा है? ICFAI यूनिवर्सिटी में। क्या ओकेजन है?
फोर्थ कॉन्वोकेशन है। स्पीच कौन डिलीवर करने वाला है? गवर्नर। यानी कि आप कैरेक्टर के अंदर उतर जाओ, आप ही गवर्नर हो। कहाँ के? मिजोरम के। और आपको स्पीच डिलीवर करनी है एक यूनिवर्सिटी में, उसके फोर्थ कॉन्वोकेशन। अब क्योंकि ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप गवर्नर हैं मिजोरम के, तो यानी कि ये यूनिवर्सिटी मिजोरम की होगी, राइट? आपका फर्स्ट क्लू है ये कि यूनिवर्सिटी जो है वो मिजोरम की होगी। नाउ आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, आप कौन है? गवर्नर है, यानी कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्पीच देने वाले हैं। ओकेजन क्या है? कॉन्वोकेशन। जगह क्या है? मिजोरम। आपके पास कंटेंट कैसे आएगा? आपको मिजोरम के बारे में भी पता होना चाहिए, तो आप अच्छे से इसके अंदर आंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिजोरम में क्या चल रहा है, किस टाइप की इंडस्ट्रीज चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है, उसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। क्यों है, मैं अब आपको बताऊंगी। मान लीजिए ये सवाल आपको करने को कहा गया है और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। इस स्पेसिफिक कॉन्वोकेशन की स्पीच में आप क्या चीजें इंक्लूड करना चाहोगे, क्या देना चाहोगे? आपके पास 12 मिनट है आंसर लिखने के लिए, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं। जी, 12 मिनट से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। आपको सवाल को भी समझना है, आइडियाज भी दिमाग में सोचने हैं, और उसके बाद उसको लिखना भी है। तो 12 मिनट के अंदर आपको ये स्पीच का सवाल कंप्लीट करना है। दैट इज योर चैलेंज। तो आप कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर? अभी कभी आपने कॉन्वोकेशन सेरेमनी देखी है किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की? कॉन्वोकेशन में क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्वोकेशन? Anybody? You can unmute or you can use the chat box. ओके, राइट नीरव, डिग्री ग्रांट की जाती है। सो एक फॉर्मल सेरेमनी जैसा होता है, जो जो पास हो रहे हैं उन्हें डिग्री दी जाती है। वहां पर कभी आपने किसी को स्पीच देते हुए सुना है? कोई स्पीच दे रहा है इस ओकेजन में, तो वो क्या बोलता होगा स्पीच में? या भाषण सुनते ही नहीं हो, बिल्कुल छोड़ देते हो कि स्पीच कोई भी दे रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? स्पीच ऑन स्टूडेंट्स ऑफ ICFI यूनिवर्सिटी, ओके। और कॉन्वोकेशन के अंदर जब कोई स्पीच देता है, ओके, हाउ कैन वी मेक मिजोरम बेटर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, व्हाट एल्स? इंट्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटी एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन, राइट नीरव, एंड व्हाट एल्स? वेलकम ऑल, कांग्रेचुलेट स्टूडेंट, समथिंग अबाउट मिजोरम, गुड थिंग, स्पेशल इट, राइट। अब कोई भी टाइप का कॉन्वोकेशन हो, उसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? सबसे पहला उसके अंदर पार्ट है, आपकी स्क्रीन पर मैं एक सैंपल लगा रही हूँ, प्लीज याद रखिएगा। बहुत सारे सैंपल्स टेलीग्राम पे फ्लोट करते हैं सवाल के साथ आंसर्स। ये आंसर्स बेस्ट आंसर्स नहीं होते, ये सैंपल आंसर्स होते हैं। बहुत सारे आंसर्स आप उनसे भी बेटर लिख सकते हो, मुझसे भी बेटर लिख सकते हो। ये सिर्फ एक सैंपल होता है आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कि किस तरीके से आंसर लिखें, तो आप उसको अपने तरीके से चेंज कर सकें, और किस तरीके से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये एक सैंपल आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर मैंने 4 पैराग्राफ्स का यूज किया है। प्लीज जो पहले लिखते हैं कि दिस स्पीच इज नॉट टू बी डिलीवर्ड या डिलीवर्ड बाय दिस पर्सन, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वो सवाल के अंदर है। हम एक ड्राफ्ट बना रहे हैं सिर्फ स्पीच का, तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। 4 पार्ट्स में मैंने स्पीच को डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज एड्रेसिंग एंड वेलकमिंग द ऑडियंस, यानी कि जो भी आपकी ऑडियंस है आप उसे वेलकम कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस क्यों किया जाता है? उन्हें सिग्निफिकेंस देने के लिए, क्योंकि वो लोग इकट्ठा हुए हैं आपकी बात सुनने के लिए, राइट? दे आर टेकिंग आउट टाइम फॉर यू टू लिसन टू यू। तो इसलिए स्पीच में पहले अपनी ऑडियंस को वेलकम किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, राइट? So, respected Vice Chancellor, ICFAI University, members of the ICFAI Society, distinguished guests, students,
I welcome you all on the occasion of this 4th convocation ceremony of ICFI University. ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है लिखने का कि आप वेलकम कर रहे हो। ये एक बेसिक तरीका है एड्रेसिंग एंड वेलकम, लेकिन उसके अंदर एक ट्रिक है जो मैं चाहूंगी आप हर चीज में अप्लाई करें। वो क्या है? इसके अंदर आप देखेंगे हमने एक सिंगल पर्सन को यूज किया है एड्रेस करने के लिए जो सबसे बड़ा है, दैट इज द वाइस चांसलर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लोगों को एड्रेस करते हैं और इतने ज्यादा वो लोगों को एड्रेस कर देते हैं, इतने ज्यादा लोगों को एड्रेस कर देते हैं कि आपके पास बाकी का आंसर लिखने के लिए स्कोप बचता ही नहीं है, राइट? तो हम क्या करेंगे, अपने एड्रेसिंग एंड वेलकमिंग को शॉर्ट रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्पेक्टेड के साथ जो सबसे हाई पावर वाला पर्सन है, एक जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर यूज करा है वाइस चांसलर को, राइट? वाइस चांसलर को यूज किया है यूनिवर्सिटी के। उसके बाद हमने करा है मेंबर्स ऑफ द आईसीएफआई सोसाइटी, यानी कि जितने भी वर्किंग स्टाफ है, नॉन वर्किंग है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, हर तरीके का पर्सन इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। हम अलग अलग नहीं कर रहे, ग्रुप में कर रहे हैं, लेकिन सबको एड्रेस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ ग्रुपिंग कर दिया, मेंबर्स ऑफ द आईसीएफआई सोसाइटी। जितने भी डिस्टिंक्ट गेस्ट्स हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स यूज कर लिया उनके लिए। अलग अलग गेस्ट का हमने नाम नहीं लिया है कौन है, अगर चाहें तो आप एक चीफ गेस्ट बता सकते हैं, अदरवाइज एक साथ यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। डिस्टिंग्विश गेस्ट एक ही वर्ड यूज करें ताकि आपके पास स्कोप बचे कि बाकी के अंदर आप क्या लिख सकते हैं। कोशिश करके इसको 30 वर्ड्स तक लिमिट करने की कोशिश कीजिएगा एड्रेसिंग एंड वेलकमिंग को। नाउ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कॉन्वोकेशन रखा गया, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स अलग से वर्ड डाल दिया है। I welcome you all on the occasion of this 4th convocation ceremony of ICFI University. एक सिंपल तरीका है बोलने का कि मैं आप सबको इस ओकेजन पे वेलकम करता हूँ, वन वे। इसके मल्टीपल वेज हैं, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के इसके अंदर फॉर्मेट जो है, सैंपल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इसके अंदर मिल जाएंगे वैरायटी की, किस तरीके से आप अपने स्पीच को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? उसके बाद हमारा इंट्रोड्यूसिंग द मेन एम। आपका मेन एम क्या होगा कॉन्वोकेशन में? आपका मेन एम होगा स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना। आखिर इंपॉर्टेंट यही तो है ना, क्योंकि डिग्रीज दे रहे हैं तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि आपको ये डिग्रीज दी जाती है, तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है। सबसे पहला काम कॉन्वोकेशन में क्या है, यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग द स्टूडेंट्स हु आर रिसीविंग द डिग्रीज, right? So the sample says this is the occasion to congratulate the students who have been awarded with degrees. All the teachers and academicians have worked tirelessly in assisting these students. अब हम किसके ऊपर भार दे रहे हैं? टीचर्स के ऊपर, academicians के ऊपर, जिन्होंने बिना थके असिस्ट किया इन स्टूडेंट्स को। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कॉन्वोकेशन के। पहला, स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना। दूसरा, जो टीचर्स और एकेडमिशियंस जो जिन्होंने हेल्प किया है इनको डिग्री पाने में, उनको अप्रिशिएट करना। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप अपनी कॉन्वोकेशन की स्पीच का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, राइट? देन we all must set newer targets, create new benchmarks and provide fresh examples of performance, innovation and excellence. अब हम फ्यूचर के लेकर बात कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, मोटिवेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि हमें अब नए टारगेट सेट करने चाहिए, नए बेंचमार्क्स क्रिएट करने चाहिए और फ्रेश एग्जांपल्स किसके बनने चाहिए? परफॉर्मेंस, इनोवेशन एंड एक्सेलेंस, राइट? देन अब हम अपने पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मिजोरम से। अब आपका क्या इंटेंट होगा? आपका इंटेंट होगा, okay, is my voice breaking for everybody? Am I audible? में क्लियर है आवाज? Okay, thank you very much for responding. देवेंद्र, probably आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम ना हो इस वजह से, but you can write down if you may have any doubt or question, right? I'll come back to you.
ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। नाउ अब आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ठीक है, अपने आप को इमेजिन कर लो कैरेक्टर के अंदर, आपको कहा गया है स्पीच देने को। और क्यों मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इमेजिन करो, आप जब ऑफिसर्स बन जाओगे ये काम आपके पास डेफिनेटली आएगा, आपको कहीं ना कहीं स्पीच देने को कहा जाएगा। तो बेटर है कि अभी से आप इस चीज को क्लियर करें, प्रिपेयर करें, राइट? तो उस तरीके से, उस इंटेंट से करोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। नाउ एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके दिमाग में क्या होगा? लोगों को, अपने जो यहाँ के नए ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको अट्रैक्ट करो ताकि उनको अपने ही स्टेट के अंदर, अपने ही रीजन में कंज्यूम कर लो। नहीं तो क्या होगा, वो बाहर की सिटीज में भागेंगे ताकि हम आगे फर्दर स्टडीज करें या फिर फर्दर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। तो एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल आप क्या करोगे? आप बताओगे कि यहाँ पर मिजोरम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, दोनों एजुकेशन से रिलेटेड भी और साथ में करियर रिलेटेड भी। तो आपको क्या करना है? स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है ताकि आप उन्हें अपने यहाँ पर ही कंज्यूम कर सकें। सो उसके लिए द चैलेंज इन मिजोरम इज टू फोकस ऑन एरियाज ऑफ पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। We know that many projects to build infrastructure and connectivity are being launched. Now, very important, जिन लोगों को इंग्लिश लिखने में, पॉइंट सोचने में प्रॉब्लम होता है, एक ट्रिक याद रखिएगा। कोई भी जगह, रीजन को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी स्टेट, सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स तो चलते ही रहते हैं, राइट? अब गुजरात में भी चल रहा है ना मेट्रो का। सो कनेक्टिविटी के लिए हर सिटी के अंदर, हर स्टेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते ही हैं। तो ये वाला पोर्शन आप एज इट इज यूज कर सकते हो जब आपको स्पीच कहा जाए कॉन्वोकेशन पे लिखने को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के बिहाफ पर। दूसरा, टूरिज्म एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर ऑल्सो ग्रोइंग। अगेन, टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग भी ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो कि ये जो है दोनों ग्रो कर रही हैं, राइट? तो ये पोर्शन एज इट इज यूज किया जा सकता है। नाउ अब हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? सो वी नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। अब हम किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं इन ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट्स को? हम बता रहे हैं, देखो इतने सारे प्रोजेक्ट्स तो देखो आपको पता ही है चल रहे हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, इंटेलिजेंट माइंड चाहिए हमें। ये कहाँ से मिलेंगे? अब हमने किसको रेलेवेंस दे दिया, किसको इंपॉर्टेंस दे दिया? यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी ने आपको बुलाया है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस तो यूनिवर्सिटी को भी देंगे ना। In this regard, ICFI University can play a pivotal role. It can provide these young minds with the paths to prove their talents and contribute to the state and the country. तो अब क्या कर रहे हैं हम पहले बता रहे हैं जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उन्हें हम बता रहे हैं कि क्या क्या पोटेंशियल हमारे यहाँ पर, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ आप नौकरी आपको मिल सकती है। उसके बाद हम बता रहे हैं हमें बहुत सारे मैन पावर की जरूरत है, राइट? फिर हम क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है किसमें? इन जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं इनको प्रोवाइड करने में, ताकि ये जितने प्रोजेक्ट्स हमारे स्टेट में, हमारी सिटी में, हमारे रीजन में चल रहे हैं ये बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके, राइट? तो हमने अट्रैक्ट किया, हमने थ्रेड बांधा है, एक कनेक्शन बिल्ड करा है, फ्लो बिल्ड करा है। पहले अपॉर्चुनिटीज दिखाई, फिर बताया हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए और कौन प्रोवाइड करेगा? ये यूनिवर्सिटी, राइट? नाउ हम कंक्लूड कर रहे हैं अपनी स्पीच। लास्ट स्टेप कंक्लूड के अंदर, लेट मी नाउ कंक्लूड। आप ये भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू कंक्लूड, टू कंक्लूड। मल्टीपल वेज हैं, जैसे जैसे आप अलग अलग सैंपल्स पढ़ेंगे आपको बहुत सारा इसके अंदर कंटेंट मिलेगा। लेट मी नाउ कंक्लूड बाय विशिंग द ग्रेजुएट्स once again a bright and rewarding future. हमने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ग्रेजुएट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करा है, लेकिन हम लास्ट में अगेन रिपीट नहीं कर सकते। आप सेम चीज अलग तरीके से लिख सकते हो। कैसे? मैंने यहाँ यूज करा है वंस अगेन। दोबारा से आप विश कर रहे हो ग्रेजुएट्स को, और क्या विश कर रहे हो? ब्राइट एंड रिवॉर्डिंग फ्यूचर। ये वर्ड्स ब्राइट, रिवॉर्डिंग फ्यूचर बहुत बहुत जनरल और बहुत सिंपल वोकैब्युलरी है और आप बहुत सारी जगह पे पढ़ते भी हो लेकिन यूज नहीं करते हो, राइट?
तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के वर्ड्स को अपने पास लिखिए विद द सेंटेंस। फिर दोबारा से गूगल में जाके सर्च कीजिए इसका मीनिंग क्या है, अपने साइड पे मीनिंग लिखेंगे। फिर आपको गूगल एक और सेंटेंस देगा इसके साथ, सैंपल एक और एग्जाम्पल देगा, उस एग्जाम्पल को भी साथ में नोट कीजिएगा। इससे क्या होगा, दो एग्जाम्पल्स आपके पास रहेंगे एक ही वर्ड के, आपको यूज करने में आसानी होगी। अगर आप बिना एग्जाम्पल्स के वर्ड लिखोगे तो वो तो एक डिक्शनरी जैसे बनाने जैसा होता है, वर्ड मीनिंग्स लिख दी हैं और वो हम उसमें ऐसे 90% होते हैं जो वर्ड्स हम भूल जाते हैं, राइट। तो हमारा फोकस क्या होगा, हम ऐसा करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे जिसमें हमने वो वर्ड ढूंढा है, वो सेंटेंस लिखेंगे, वो वर्ड का मीनिंग लिखेंगे और एक नया सेंटेंस भी लिखेंगे ताकि हम उसको यूज करने जैसे रहें। नहीं तो वर्ड्स भूल जाते हैं, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, राइट। नाउ कंक्लूडिंग करने के लिए हम एक कोटेशन से भी कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल हमारी थिंकिंग क्या है उसके साथ भी कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कैसे कंक्लूड किया है, ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, हमेशा बेस्ट बनने की कोशिश करो, बेस्ट करने की कोशिश करो। क्यों? एज देर इज लिटिल प्लेस फॉर मीडियोक्रिटी, एवरेज होने का जो सर्वाइवल है वो कम है। एक चार्ल्स डार्विन भी बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। तो इस टाइप की कोई भी कोटेशन आप यूज कर सकते हो जो आपने कहीं पढ़ी हुई है, तो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो यहाँ पर भी कि एज वी नो दैट द फिटेस्ट सर्वाइव्स, तो हमें हमेशा बेस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। May you contribute greatly to the rapid socio-economic development of the state and our great nation. तो स्टेट के लिए भी आप अच्छे से आगे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें और हमारा जो नेशन है उसके अंदर भी आप अच्छा योगदान कर सकें, ये मेरी विशेष है आपके लिए। स्पीच के अंदर इस तरीके से आप इसको कॉन्वोकेशन की स्पीच को एंड कर सकते हो, लेकिन कभी भी स्पीच के अंदर ये मत लिखो ऑल डिस्पर्स एट लास्ट, पीपल यू नो दिस पर्सन गेव अ स्पीच और वो खत्म हो गई। इस टाइप की चीजें नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। ये एक कॉन्वोकेशन स्पीच का एक सैंपल था जो कि बहुत बेसिक वोकैबुलरी और बहुत बेसिक स्ट्रक्चर के साथ है, जहां पर जिसको बहुत मुश्किल लगता है लिखने को, और सीसीई लेवल के लिए दिस इज परफेक्ट, राइट। अगर आप एडवांस लेवल जाना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक रोनित का सवाल है उसको एड्रेस करती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा सैंपल देती हूँ। चैट बॉक्स में रोनित लिखते हैं, विच आर द कॉमन टेंसेज इन फॉर्मल स्पीच टू अवॉइड मिस्टेक। रोनित, मैं जब आपको टेंसेस पढ़ाऊंगी, मेरा टेंसेस पढ़ाने का तरीका क्या है, कौन सा टेंस किस तरीके से यूज किया जाता है, तो आपका ऐसा फ्लो बैठेगा कि आपको ये सवाल नहीं करना पड़ेगा कि इस स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर कौन सा टेंस यूज होगा, वो फ्लो में ही आपको पता चल जाएगा। हो सकता है मान लीजिए स्पीच दे रही हूँ, मैं पास्ट से कोई रेफरेंस उठा रही हूँ, एग्जाम्पल उठा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उसे पास्ट में यूज कर लूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, वी ऑल नो, ठीक है, अभी हमने इसमें पढ़ा, तो वो क्या है, वो हमारा हो रहा है अभी फॉर द टाइम बीइंग, जो अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, मैंने फ्यूचर टेंस यूज कर लिया। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इस स्पेसिफिक सवाल के अंदर, फॉर्मल स्पीच के अंदर, सिर्फ हम पास्ट टेंस या सिर्फ प्रेजेंट यूज करेंगे या फ्यूचर यूज करेंगे। हर तरीके का यूज हो सकता है डिपेंडिंग कि आपका सवाल क्या है। सिमिलरली जैसे रिपोर्ट राइटिंग में ये हमारा एक गलत नोशन होता है कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस यूज होता है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर फ्यूचर भी यूज हो सकता है। कैसे, वो जब हम रिपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, राइट। नाउ सेकंड सैंपल एक थोड़ा एडवांस लेवल का है, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लिख सकते हो। It is an honor to address you on this momentous occasion, the fourth convocation of ICFI University, right? अब इसको अलग तरीके से स्टार्ट किया है। Today we gather to celebrate the remarkable achievements of our graduates. अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत भार दे रहे हैं, अचीवमेंट किसके, ग्रेजुएट्स के। अचीवमेंट क्या है यहाँ पर, जो उन्हें डिग्री मिली है, जो उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, वो अचीवमेंट है हमारा, राइट। दैट इज द अचीवमेंट। Today, we gather to celebrate the remarkable achievements of our graduates who have demonstrated unwavering dedication and resilience in their academic pursuits.
यानी कि उन्होंने दिखाया है अनवेवरिंग, यानी कि बिल्कुल रिजिड था, बिना हिले, पूरा 100% डेडिकेशन दिखाया है. व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटेड, व्हाट इज अनवेवरिंग, व्हाट इज डेडिकेशन, ये व्हाट इज परसूट्स. क्या करोगे, ये सेंटेंस लिखोगे, जिसको नहीं आता है गूगल से उसका मीनिंग निकालो, एक और साथ में सेंटेंस निकालो और उसके बाद उसे यूज करने की कोशिश करो, सिर्फ याद करके छोड़ना मत. उससे क्या होगा, अगर आप याद करेंगे, उसे यूज करेंगे तो आपको रिटेन रहेगा और आप उसका फायदा उठा सकते हैं, वरना वो भूल जाएगा. राइट, ओके. देन ICFI University has long been a pillar of academic excellence, fostering an environment where intellectual curiosity and personal growth thrive. अब हम कह रहे हैं ICFI University has long been a pillar of academic excellence. इसने क्या करा है, क्या कैसा रहा है, academic excellence का एक पिलर की तरह रहा है. और किस टाइप का environment उसने स्प्रेड किया है, intellectual curiosity and personal growth का. As you leave these hallowed halls, remember that the you have received here is not just a collection of facts, but a toolkit for critical thinking and ethical leadership. यानी कि जो आप जब यहाँ से आप ये हॉल्स छोड़ के, यानी कि ये जगह जब छोड़ के जाओगे, तो एक चीज याद रखना कि एजुकेशन जो आपने यहाँ पाई है वो सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, वो एक टूल किट है जो आपको मदद करेगी फ्यूचर में, किस लिए, क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल लीडरशिप के लिए. यानी कि आप स्टूडेंट्स को, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट, उनको इनकरेज कर रहे हो कि आपने जो भी यहाँ एजुकेशन पाई है वो आपको आगे फ्यूचर में भी हेल्प करेगी. राइट, नेक्स्ट. टू द ग्रेजुएट्स, योर जर्नी henceforth will be filled with both challenges and opportunities. अब हम क्या कह रहे हैं कि अब से आगे आप यहाँ से ग्रेजुएट होके निकल रहे हो, आपकी लाइफ के अंदर दोनों चीजें होंगी, क्या, चैलेंजेस भी होंगे और अपॉर्चुनिटीज भी होंगी. Embrace them with the same zeal and integrity that have brought you to this day. और उसी zeal, उसी dedication के साथ आप उसके पीछे लगे रहिए, जैसे आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान रहे थे, उसी तरीके से उन्हें भी embrace करना. Your contributions will not only define your own future, but also influence the broader tapestry of our society. यानी कि आप जो contribution करेंगे आगे चलकर, वो सिर्फ आपके एज एन इंडिविजुअल आपको डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन किसको करेंगे, आपकी सोसाइटी के लिए भी एक मिरर का काम करेंगे. Congratulations to each of you on this significant achievement. May your future endeavors be marked by success and fulfillment. मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी आप फ्यूचर में आप करना चाहें वो सक्सेस हो और आपको फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन उससे मिले. सो दिस इज अनदर वे. और क्या तरीके हो सकते हैं इसके अलावा, ओके, आई एम सॉरी, वॉइस इशू हुआ मेरा ज्यादा कुछ बीच में किसी को? क्लियर आवाज, क्लियर है, ओके, ऑलराइट. फॉर क्लास 1 लैंग्वेज, वोकैबुलरी, देखो सब कुछ अलग अलग है, कंटेंट के अंदर भी आपके पास चॉइस है. एक चीज और आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो आप इसमें और क्या डाल सकते हो, कौन सी नई पॉलिसीज, स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप स्टार्टअप्स भी यूज कर सकते हो. ठीक है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, उनके लिए भी हमारे पास स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, आप उस टाइप की चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं. तभी मैंने आपको बोला ये सैंपल्स हैं, ये बेस्ट आंसर्स नहीं है. आप इसके अंदर और क्या ऐड कर सकते हो, क्या चेंजेस लाना चाह सकते हो, कुछ चीजें इसमें से ड्रॉप करना चाहते हो, कुछ और ऐड करना चाहते हो, यू आर ऑलवेज फ्री टू डू दैट. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एग्जामिनर कन्विंस होना चाहिए और आपको मार्क्स देना चाहिए. वो कैसे होगा कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लो एकदम सही खड़े रहना. ऐसा ना हो कि आप बहुत सारी बातें कह दो लेकिन उन्हें कनेक्ट ना कर पाओ. राइट,
तो जो भी पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं स्पेसिफिक टू मिजोरम, आप वो भी यूज कर सकते हैं अगर आपको पता है, या नेशनली कौन सी स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स के लिए हैं, आप वो हेल्प कर सकते हो। फर्दर उनको आप और एजुकेशन में आगे ले जाना चाहते हो, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल चीजें हैं, राइट। तो इसीलिए इसमें बहुत स्कोप रहता है कि डालें, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, 150 वर्ड्स, 150 वर्ड से ऊपर नहीं जा सकते हैं। मैक्सिमम 160 चले जाइए, लेकिन उससे ज्यादा एक्सीड मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर लिख देते हैं वर्ड काउंट एक्सीडेड, ऐसा बहुत क्लियर लिख देते हैं, और उसकी वजह से मार्क्स काट देते हैं, राइट। अभी आपके लिए मैं क्वेश्चन ओपन करती हूँ, अगर किसी के पास सवाल है अभी तक जो हमने स्पीच पढ़ी उसके बारे में, प्लीज आस्क। जब हम मल्टीपल फॉर्मेट, मल्टीपल सैंपल्स पढ़ लेंगे स्पीच के अंदर, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, मल्टीपल सैंपल्स पढ़ने के बाद सेकंड स्टेप होता है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। यानी कि पहले जो कैंडिडेट्स ने आंसर अटेम्प्ट किए हैं, जब हम समझ चुके हैं स्पीच कैसे लिखते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक एग्जामिनर ने एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को मार्क्स कम या ज्यादा क्यों दिए। अगर हम वो समझने लग जाएंगे तो हमारे हाथ पे और कंट्रोल आ जाएगा कि हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है या ये चीजें लिखनी है, तो इसके लिए हमें ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसलिए हम वो भी काम करेंगे। उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि राजकोट में जो इंसिडेंट हुआ उस पे आपको कहा जा सकता है कि आप लोगों को काम डाउन कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि इस टाइप के इंसिडेंट रिपीट नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या गवर्नमेंट कर रही है इसके लिए, वो सारी चीजें आप स्पीच के अंदर डाल सकते हैं। इस टाइप का सवाल भी पूछा जा सकता है। आपसे कहा जाएगा कि आप एक दो सवाल के ऊपर जो हमने फॉर्मेट कंप्लीट किया है उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। दो तरीके की प्रैक्टिस होगी, एक जिसमें आप फुल आंसर लिख रहे हैं, और एक जिसमें आप पॉइंट्स बना के बता रहे हैं कि इस स्पेसिफिक सवाल के अंदर मैं क्या क्या चीजें इंक्लूड करना चाहूंगा या चाहूंगी। जो फुल फ्लेज्ड आपका पूरा आप लिख कर भेजेंगे आंसर, जो आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा, वो आपको चेक करने के लिए वापस भेजना होगा। आपको फीडबैक के साथ भेजा जाएगा वापस कि आपने इसमें क्या चीजें अभी भी मिस कर दी या क्या चीजें इसके अंदर आपने बहुत अच्छी लिखी हैं, सो दैट आप जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो उसके अंदर आप मॉनिटर कर सको कि मैंने क्या चीजें, अभी मेरा स्टार्टिंग में क्या लेवल था और अब क्या हुआ है, right? This is specific to writing section. Now when it comes to grammar, बहुत सारे लोगों को बेसिक सेंटेंस करने का प्रॉब्लम होता है, राइट। जो आपके सिलेबस में ग्रामर है, स्पेसिफिकली इंग्लिश का जो सीरीज रहेगा उसके अंदर ग्रामर पूरी कवर की जाएगी, जिसके अंदर मान लीजिए आपका स्टार्ट हो रहा है टेंसेस से, लेकिन टेंसेस पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, और सब्जेक्ट और वर्ब पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नाउन्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से जो बेसिक वो क्या ग्रामर है, बिल्कुल बेसिक, वो भी मैं साथ में कवर करूंगी। यानी कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं, नाउन्स क्या हैं, एडजेक्टिव्स क्या हैं, एडवर्ब्स क्या हैं, वर्ब्स किस साइड के होते हैं, वो सारा कुछ मैं साथ में कवर करूंगी, राइट। Okay, somebody has left a question in the chat box, from where we collect information and content regarding speech. Not only speech, but आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हो, आपको जहां पर भी एविडेंस के तौर पे लगानी है, PIB इज द बेस्ट सोर्स। मैं सबको यही बोलती हूँ, PIB रेगुलरली फॉलो करिए। क्यों? आपकी अगर वोकैबुलरी बढ़ानी है, आपको ग्रामर प्रैक्टिस चाहिए, आपको लैंग्वेज का और एक्सपोजर चाहिए, आपको नया इंफॉर्मेशन चाहिए, PIB इज द बेस्ट सोर्स। स्पेसिफिकली अगर आप गुजरात का PIB पे जाएंगे, आप देखेंगे ऊपर एक क्लिक करेंगे गुजराती है और एक क्लिक करेंगे इंग्लिश में, सारा ट्रांसलेट हो जाता है। तो जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत है, प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले गुजराती में पढ़ लो एक इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, और फिर ऊपर क्लिक करके उसे ट्रांसलेट करके उसे इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से उस सेम बात को प्रेजेंट किया जाता है। आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। अगर आप न्यूज़पेपर यूज करेंगे वोकैबुलरी सीखने के लिए, वो बहुत बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर्स आर मेंट फॉर एडवांस लेवल पीपल। उसके अंदर जो वोकैबुलरी मिलेगी, कई तो ऐसी होगी जो आप शायद लाइफ में कभी यूज नहीं करोगे।
लेकिन पीआईबी वगैरह की जो वोकैब्युलरी होगी 80% ऐसी होगी जो आपके किसी ना किसी पेपर के अंदर काम डेफिनेटली आएगी, चाहे वो लैंग्वेज पेपर है, चाहे ऐसे पेपर है। इनफैक्ट जीएस में भी हम इंग्लिश का यूज तो करते ही हैं, तो वहां भी काम आएगी। सो पीआईबी इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज जहाँ पे आप नया ट्राई कर सकते हैं, वोकैबुलरी नया ले सकते हैं। और जब आप ग्रामर सीखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि किस टाइप से टेंसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से नाउन्स वर्ब्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं, तो आपका और बेसिक अच्छा हो जाएगा। बेसिक सेंटेंस के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप समझ पाए ये नाउन है, ये वर्ब है, तभी तो उसको यूज करके आप सेंटेंस बनाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, तो गुजराती लैंग्वेज में क्या है कि हमारा जो पैटर्न है सेंटेंस का, वो वर्ब जो है हमारा लास्ट में आता है, राइट? गुजराती के अंदर वर्ब लास्ट में आता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो हम ट्रांसलेट करने टाइम ये भूल जाते हैं कि हम जिस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका ग्रामर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली जब गुजराती का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, इंग्लिश में कुछ दिया हुआ है तो हम भूल जाते हैं कि गुजराती के अंदर तो वर्ब पीछे आता है, तो हम उसी को एज इट इज ट्रांसलेट करते हैं, तो वहां भी गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए लैंग्वेज को ऊपर होल्ड बनाने के लिए आपको ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करें नई वोकैबुलरी का और आइडेंटिफाई कर सके। फॉर क्लास 1 vocabulary can be used high or moderate level. I would encourage moderate level. Why? Because sometimes बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो अगर कभी ऐसा वर्ड देखो, ऐसा नहीं होता है कि एक पर्सन को सारे वर्ड्स आते हैं, तो अगर एग्जामिनर को नहीं समझ आएगा, उसे लगेगा आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज करी है, ज्यादा एडवांस यूज करिए, तो भी थोड़ा सा मार्क्स का प्रॉब्लम आ सकता है। सो इट इज बेटर दैट यू यूज मिक्सचर मे बी और मॉडरेट लेवल vocabulary. Anybody else has any question, any doubt, please ask. स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए ड्रिलिंग होता है। ड्रिलिंग क्या है, आपको पर्सनली देखना पड़ेगा, कोई भी बुक उठा लो, एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस बार बार लिखो। ये स्पेलिंग मिस्टेक जो है इसके ऊपर ये काफी डिमांड करता है वर्क, यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन इट। ठीक है, तो एक भी कोई भी चीज उठा लो, 2-4 सेंटेंस उठा लो, उसे बार बार लिखने की कोशिश करो। थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लिखते लिखते एक बार सेंटेंस पढ़ लिया, उसे लिखो, उसके बाद छोड़ दो। थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करो कि आपने कौन कौन से वर्ड्स पे प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है, फिर उन वर्ड्स का स्पेसिफिकली ड्रिलिंग करो। सिर्फ वर्ड्स का करोगे, सेंटेंस के साथ नहीं करोगे, तो वो वर्ड फिर भूल जाएगा स्पेलिंग उसका। सेंटेंस के अंदर वर्ड को यूज करना जरूरी है जी। Anybody else? Any questions regarding the lecture series or anything? Please suggest me grammar book for GPSC. I'm sorry, there is no specific grammar book that I can suggest for GPSC. Why? Because बहुत सारी books available है market में, and to be very honest, grammar books बहुत अच्छी available है। लेकिन ये सवाल मुझे किसी ने offline में पूछा था, मैंने बताया था। For example, एक छोटा सा word है the, right? हमें आर्टिकल्स हमारे सिलेबस में अ एंड द जो होता है वो ओवर 30 यूजेज है उसके, ठीक है, 30 तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पेपर के हिसाब से हमें उसके सिर्फ 5 या 6 तरीके की ही डिमांड है। तो हम अगर दूसरी ग्रामर बुक्स पे जाएंगे तो उससे क्या होगा, हम लिमिट नहीं लगा पाएंगे कितना हम कहाँ पर रोके, तो उससे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ग्रामर के लेक्चर्स डेफिनेटली अलग होंगे, जो आपके सिलेबस में हैं उसके भी होंगे, और साथ में मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर करूंगी ताकि आपकी बेसिक जो इश्यूज हैं सेंटेंस राइटिंग को लेकर वो कवर कर सकूं। Anybody else has any questions, please ask. ओके, लेक्चर का कैसा रहेगा, 2 लेक्चर, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लेक्चर रहेंगे एक वीक में, राइट? एंड टाइमिंग जो है वो रहेगा अराउंड 7 PM, राइट? वी स्टिल वर्किंग ऑन इट, 7-7:30 के बीच में हम लोग रखेंगे। गुजराती लैंग्वेज का डेमो कल रहेगा सेम 7 PM। यस, गुजराती के लिए प्रदीप सर रहेंगे, वो कल आपका डेमो लेंगे, कल आप ज्वाइन कर सकते हैं उनके डेमो के लिए।
दिस इज माई पर्सनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ओनली, ये मेरा पर्सनल ही है. Anybody else has any questions, please ask. Thank you for joining. Yeah. See, there is no specific number कि कितना कौन सा वाला टॉपिक का कितना टाइम लगेगा. Sometimes एक स्पेसिफिक टॉपिक पे फ्लो ज्यादा अच्छा बैठ जाता है, या स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल इज ऑलवेज डिफरेंट, और अगर जरूरत लगेगा कि स्टूडेंट को इससे ज्यादा जरूरत है, देन आई हैव टू वर्क. तो इट डिपेंड्स. 2 महीने तो आपके हैं इसके अंदर. There is a provision if you want to join only English, that is also possible. You can DM me on Telegram. We can talk about that there. It will take somewhere around 2 to 2.5 months duration. लेक्चर जो है मैंने आपको बताया, एक सब्जेक्ट का 2 से 3 दिन है तो ऑलमोस्ट डेली बन जाता है, राइट. मिनिमम 4 डेज. अगर आप इंग्लिश गुजराती दोनों ले रहे हैं तो मिनिमम 4 डेज है, बिकॉज जीएस वगैरह भी रहता है, तो 4 से ज्यादा लेंगे तो आपको भी दिक्कत होगा. Yeah, that you can DM me about the course price वगैरह. It's available even on my channel Simmer English, वहां से भी आप देख सकते हैं. Yes, all topics will be covered. Essay, translation, letter, formal speech, recorded will be available for a limited time, because for me also it's like recorded हम इसीलिए देते हैं कि in case power cut है, voice break कर रहा है, internet connectivity issue है, तो recorded will be available to you for a limited time. कोर्स को अप्रोक्सीमेटली 2 महीने लगेंगे. हाँ, सीसीई से पहले हो जाएगा. डेली आंसर राइटिंग होगा. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इस तरीके से होगा कि मैं सिर्फ आपको सवाल दे के नहीं छोड़ूंगी. जो लेक्चर का टॉपिक कंप्लीट होता है उस दिन आपको सवाल दिए जाएंगे, आपको वो सवाल करके वापस मुझे सबमिट करना होगा. लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है. प्रोसेस ये होगा, फर्स्ट स्टेप होगा सेल्फ इवैल्यूएशन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद का प्रोग्रेस भी मॉनिटर करें साथ साथ कि आपने कहाँ गलती करी है. कभी कभी क्या होता है, हम खुद का आंसर बाद में पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने, राइट. तो वो वाला स्कोप हम एक्सरसाइज की तरह इवैल्यूएशन होगा. इवैल्यूएशन बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा. राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाऊंगी. जो लोग एनरोल करते हैं प्रोग्राम के लिए, उन्हें रेगुलर सवाल वगैरह सब, स्टडी नोट्स वगैरह सब कुछ दिया जाएगा. स्टडी नोट्स सबके ऊपर रहेंगे, ग्रामर के ऊपर भी, राइटिंग के ऊपर भी, वोकैबुलरी के ऊपर भी. प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस. अगर आपको कोई सवाल बच गया हो, यू कैन ऑलवेज write to me on Telegram, or you can call me on my number. It's available in the Telegram channel also, right? I hope this was a model answer of questions. जो डेली राइटिंग प्रैक्टिस है उसका नहीं होगा, लेकिन आपके मॉक टेस्ट होंगे उसका जरूर होगा. 1 मिनट मैम. यस प्लीज. मैम ये जो जीपीएससी में 150 मार्क्स का अपना पेपर है, ठीक है, तो इसके अंदर मैडम मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू टॉपर कॉपी के जैसे मॉडल पेपर देखे हैं जी. जीपीएससी के. तो उसमें मैम एक तो विजुअल राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन, पैसिव जी. राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में मैम मार्क्स बहुत कम क्यों मिलते हैं एवरेज? देखो एक चीज, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. मैं यूजली क्या, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हो प्लीज? ओके ओके ओके. या क्या होता है जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो ठीक है आप टॉपर्स का एनालिसिस करते हो, लेकिन मैं इनकरेज करती हूँ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट का एनालिसिस करो. व्हाई? आप ये देख रहे हो कि टॉपर्स के एक स्पेसिफिक में कम क्यों आए, सर्टेनली सवाल में कुछ रहा होगा, लेकिन एनालिसिस जब आप एवरेज स्टूडेंट का करोगे कि उसको एक स्पेसिफिकली एक सवाल में मार्क्स ज्यादा क्यों मिले, तो वो आपको एक्चुअली जवाब देगा कि क्या जीपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आंसर के अंदर, राइट. एक चीज. दूसरा, बिल्कुल डेफिनेटली टॉपर्स के आपने जो बताया टॉपिक, उसके अलावा जो मेरा एनालिसिस रहा है उसके अंदर प्रेस रिलीज एक और सवाल है जिसमें मार्क्स कम मिलते हैं, राइट. आपने नोटिस करा है प्रेस रिलीज के अंदर भी बहुत कम मार्क्स मिलते हैं. क्यों?
क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग और प्रेस रिलीज दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, स्टूडेंट के दिमाग में फिक्स हो गया है टेंस कौन सा यूज हो रहा है, ये भी चीज पहले हो गई है, वो भी प्रेस रिलीज के अंदर भी चीज पहले हो गई है, दोनों में सिर्फ पास्ट टेंस यूज करा है, ठीक है, पास्ट यूज कर लिया, तो अब क्या है, वो हमारा सेम हो गया आंसर, और वहां पर गड़बड़ हो जाता है। दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है, दोनों का डिमांड सवाल का अलग है, बहुत फर्क है दोनों के अंदर। प्रेस रिलीज इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। उसके अंदर सिर्फ समझना है कि डिमांड क्या है, स्ट्रक्चर कैसा, ऑडियंस क्या है, अगर वो क्लियर हो, रिपोर्ट से बहुत अलग है, दोनों में मार्क्स बहुत आराम से आते हैं। और टॉपर्स में एक चीज क्या होती है, टॉपर्स में ऐसे लोग भी बहुत होते हैं जो इस कॉन्फिडेंस से जाते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं लेकिन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या है, उस केस में भी बहुत सारे सवाल में उनके मार्क्स चले जाते हैं, राइट? जी, एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज आस्क। यस, देयर विल बी 2 मॉक टेस्ट। इस लेक्चर सीरीज के अंदर 2 मॉक टेस्ट होंगे जो आपके कोर्स के एंड पे होंगे, पहले नहीं दूंगी मैं, क्योंकि पहले जो आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उसके एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको टाइम भी नोट करके मुझे देना होगा कि मान लीजिए एक सवाल आपने किया है, उसके अंदर आपने कितना समय लिया है। बहुत प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स का कि मैम पेपर लिखने गए लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि पेपर लेंदी था। ऐसा नहीं होता है, हम पहले से अपना टाइम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब मैं सवाल देती हूँ ऑफलाइन के अंदर भी, तो वहां पर क्या होता है, एक सवाल को करने में 2 घंटे लगा, लेटर राइटिंग लिख कर लेके आए, 2 घंटे से ऊपर लग गया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, चाहे इंग्लिश का करो चाहे जीएस का करो, सब जगह पे टाइम नोट करो, मुझे ये आंसर करने में इतना समय लगा, राइट? उससे क्या होगा, आपका कंट्रोल आने लगेगा कि आपको इससे ज्यादा टाइम यूज नहीं करना है। ये बहुत बड़ा इशू आता है जी। और बताइए, एनी अदर क्वेश्चन? Okay. About myself, I think I also shared in the webinar. I am originally from Delhi. My primary education was from Hong Kong, and secondary education and higher education has been from Delhi. I shifted in 2018. यहाँ पर गांधीनगर में शिफ्ट हुई थी मैं, तब से मैं जीपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ काम कर रही हूँ। उससे पहले मेरा जो एजुकेशन है वो मास्टर्स इन इंग्लिश है, और मैंने बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ मैंने काम किया है, पढ़ाई की है, ताकि मैं अपनी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसको मैं कंटिन्यू रख सकूं। आई हैव स्टडीड एट ब्रिटिश काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, एंड देन कैम्ब्रिज लैंग्वेज असेसमेंट, उनके साथ भी पढ़ी हूँ मैं। उसके अलावा मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मेजरली लैंग्वेजेस के साथ रहा है। आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस एंड गुजराती इज मोर ऑफ अ वर्क इन प्रोग्रेस, उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ, और सीख रही हूँ गुजराती भी अभी। और उसके अलावा मेरा जो प्रोफाइल रहा है, मैंने अलग अलग कैपेसिटीज के अंदर काम करा है, एज एन एडिटर, एज एन ऑथर, करिकुलम डिजाइनर, इंटरनेशनल करिकुलम के साथ, कि स्कूल्स के अंदर देयर इज अ चेन ऑफ स्कूल्स इन दिल्ली कॉल्ड प्रेसिडियम स्कूल्स, अभी भी वहां पर मेरी लिखी हुई बुक्स चल रही हैं। वहां पर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, कनाडा के हिसाब से हम बुक्स डिजाइन करते थे, वो लेवल से हम ग्रेड 4, 5 वगैरह में पढ़ाते थे, और टीचर ट्रेनिंग्स मैं वहां पर लेती थी। दिस हैज बीन माय मेजर रोल, and my total work experience has been over 15 years now, specifically with languages. Any other question that you may have, please ask. मैम जीपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी आप एक ऐसी बुक लिखी जो एस्पिरेंट की बहुत कमी है। मैम मार्केट में ऐसी कोई बुक ही नहीं है जीपीएससी के लिए स्पेसिफिक। वो चीज थोड़ा सा मैंने स्कोप नहीं करना चाहती, बिकॉज मैंने कुछ अकेडमीज के साथ पब्लिश किया भी था काम, लेकिन मुझे कईयों ने मेरे से बिना परमिशन के भी यूज किया, सो मैं उन चीजों में अब नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे पर्सनली लगता है कि जो मैं 1-to-1 पढ़ा सकती हूँ, पर्सनली अपना पढ़ा सकती हूँ, टाइम दे सकती हूँ, मेरा फोकस ज्यादा उस पे है। आई डोंट वांट टू गो इन मार्केट एज सच बुक के थ्रू। ओके ओके, थैंक यू। नॉट प्रेजेंटली एक्चुअली, या Okay, yeah. anybody else, please ask. Okay, thank you very much for joining me. I hope this lecture was useful to you.
प्लीज अगर आपका कोई सवाल रह गया हो, यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी. आई एम लीविंग माय DM हियर in the chat box. You can reach me on SES Gandhinagar on Telegram, and you can follow me on my channel if you wish to remain updated with any kind of updates you need regarding free study material or lectures कैसे होंगे, courses क्या available है, किस तरीके से discussions होते हैं. So you can do that, right? All right, thank you very much. Yeah, bye bye.